स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों को भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के माध्यम से इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिल जाएगा, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिल जाएगा, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट की लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। आप सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट दीजिए, फिर समझिए कि जो आपने टेस्ट दिया है वहाँ पे इकोनॉमिक्स के किस यूनिट के प्रश्न गलत हुए हैं, और जहाँ से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर दोबारा टेस्ट दीजिए। और अब जो अगला टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए जो आपने पहले दोहराए रखी है। तो इससे आपकी धीरे धीरे एक्यूरेसी भी बेहतर हो जाएगी। और जो आप लोग बोलते हैं ना कि सर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने पे क्वेश्चन तो बहुत आसान था लेकिन पता नहीं क्यों गलत हो गया, तो वो इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि आप अपने आप को बहुत समय बाद एक ऐसी कंडीशन में डालते हैं जहाँ पे 2 घंटे के अंदर अंदर आपको एक सर्टेन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं ना तो आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लगता है। इसके अतिरिक्त आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी प्राप्त कर लेंगे यहाँ से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो एक बार कोर्स को आप परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ किया जाएगा आपको ऑटोमेटिक नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की जो फीस है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्टली कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोर्स को परचेज करने के बाद आप मुझे एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा नीचे दिए गए नंबर पे, जो नीचे नंबर आ रहा है, क्योंकि फिर बैच में वहाँ पे आपको ऐड कराना होता है। ठीक है, जहाँ पे सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और जो नया बैच है दोस्तों, नया बैच की अगर जो बात करें तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए आपको बिल्कुल नया बैच देखने को मिल जाएगा। बिहार में बीपीएससी 4.0 के लिए आपको बैच देखने को मिल जाएगा। आपको उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए बैच देखने को मिल जाएगा। और आपको साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए आपको नया बैच देखने, मतलब सारे बैच आपको नए देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्न कथनों में से कौन सी दशा निम्नलिखित कथनों में से कौन सी दशा एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में सही नहीं है? चलिए बताइए भाई। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, क्या बोल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत? ठीक है,
ठीक है, देखिए जो बीपीएससी की तैयारी जो लोग हमारे साथ किए हैं 3.0 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये बता रहे हैं कि सर हमारा हो जाएगा, और मैक्सिमम चीज़ें मैंने खुद से ही बीपीएससी 3.0 का पेपर देखा था, और जितनी भी चीज़ें मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे करवाई गई थी मैक्सिमम चीज़ें पूछी गई थी। और बिहार से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ़ोन करके कहते हैं सर जी केवल भारतीय अर्थव्यवस्था और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो मैं आज से 6 महीने पहले और साल भर पहले भी ये बात कह रहा था कि केवल भारतीय अर्थव्यवस्था और एनसीईआरटी पढ़ने से आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको जितना भी सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के हर टॉपिक का गहनता पूर्वक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी जा करके आप परीक्षा को ठीक तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर जो इस परीक्षा में इस एक अलग तरीके का क्वेश्चन बन रहा है तो अगले परीक्षा में वो भी बनेगा। जैसे बीपीएससी 3.0 में आपने देखा कि करंट ना के बराबर था, लेकिन वहीं पहले आपने देखा था तो करंट बहुत सारे पूछे गए थे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो सिलेबस दिया गया है पूरे सिलेबस को पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक दशा एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में सही नहीं है। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता की बात कर रहा है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि एक होता है एकाधिकार बाजार, ठीक है, एक होता है एकाधिकार बाजार, ठीक है। तो एकाधिकार बाजार अलग होता है और एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार अलग होता है। तो एकाधिकार बाजार का मतलब क्या होता है, जहां पे अकेला विक्रेता हो, ठीक है, किसी वस्तु का, एक सेकेंड, किसी वस्तु का अकेला विक्रेता जहां पे होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार बाजार की स्थिति हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की स्थिति ऐसी होती है कि जहां पे बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन ये समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन ये नहीं करते हैं, ठीक है, उत्पादन नहीं करते हैं। और देखिए एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन कोई भी एक समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूँ कि जैसे जब आप यात्रा करते हैं, जब आप ट्रेन या बसों में यात्रा करते हैं तो एक व्यक्ति आता है और 5 पावर बैंक इस उंगली में फंसाया रहता है, 5 पावर बैंक इस उंगली में फंसा रहता है, और जितने भी पावर बैंक होते हैं वो रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कौन सी बात, ठीक है, तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सी बातें सही नहीं है, तो फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी चाहेगा तो वो उद्योग में एंट्री कर सकता है, ठीक है। तो इसमें फर्म का कोई भी फर्म किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि जितनी भी फर्में होती हैं सभी फर्में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं। लेकिन एकाधिकार बाजार प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि अकेला विक्रेता होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एकाधिकार बाजार प्रतियोगिता और एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में अंतर होता है। एकाधिकार बाजार अलग होता है, एकाधिकार बाजार का मतलब कि अकेला विक्रेता है, जैसे भारतीय रेलवे हो गया। और एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत बहुत सारे विक्रेता होते हैं लेकिन समरूप वस्तुओं का उत्पादन वो नहीं करते हैं, विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा केवल, अब बताइए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होने के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि MUX/MUY, ठीक है, MUX/MUY इज इक्वल टू एक सेकेंड इज इक्वल टू PX/PY, ठीक है। अगर जो आपको इतना पता हो गया तो आप इस प्रश्न को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, इसीलिए कहता हूं कि देखिए भैया कॉन्सेप्ट को पढ़िए, इसीलिए मैं आपसे क्या कहता हूं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कॉन्सेप्ट को पढ़िए। अब जो लोग नहीं कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे
वो लोग कैसे इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो अगर जो आपने इस तरीके का कोई ग्राफ पढ़ा होगा कभी भी अपनी ज़िंदगी में, IC1 वक्र, IC2 वक्र, IC3 वक्र, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि एक उपभोक्ता वहाँ पर संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है जहाँ अधिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं सब गलत होंगे, और जितने भी सही बोलेंगे, जितने भी डी बोल रहे हैं वो सब सही होंगे। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहां पर होता है जहां पर अधिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। जहां पे अधिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है, वहीं एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उपभोक्ता के पास जो एक निश्चित आय है, उस निश्चित आय को खर्च करके वो अपने उपयोगिता अर्थात अपने संतुष्टि को अधिकतम कर चुका है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा गोसेन का द्वितीय नियम है? अब आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि गोसेन का प्रथम नियम क्या होता है। तो गोसेन का प्रथम नियम ये है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। गोसेन का प्रथम नियम, देखिए ये ह्रास नियम जो दिया था ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो बात किया था वो किसने किया था? वो सर्वप्रथम गोसेन ने किया था। लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की अवधारणा को जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है मार्शल साहब को। तो इसी कारण से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे पूछ रहा है कि गोसेन का द्वितीय नियम क्या होता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है जिसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत वो किसी एक वस्तु को लेते हैं, अर्थात कहते हैं कि कोई किसी एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाने पे जैसे जैसे उस वस्तु की मात्रा को हम बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। जैसे हर यूनिट एक ही होगा, जैसे मान लीजिए कि वो रोटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं कि पहली क्वांटिटी, अगर जो किसी को भूख लगी है तो उसके लिए पहली रोटी बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। फिर जब दूसरी इकाई लेंगे तो रोटी की ही इकाई लेंगे और कोई वस्तु नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि हम जूस ले लेंगे, तो दूसरी की रोटी जो होगी वो कम उपयोगिता देगी, तीसरी रोटी और कम उपयोगिता देगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि जब एक व्यक्ति की भूख पूरी हो जाएगी तो उसके लिए अब रोटी की उपयोगिता बचेगी ही नहीं, और जब रोटी की उपयोगिता बचेगी नहीं तो उसकी वो मांग को कम कर देगा, और जब मांग कम हो जाएगी तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? यही बात कहाँ पे देखने को मिलती है? यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्योंकि जब आपको भूख लगी होती है तो पहली रोटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, दूसरी रोटी कम महत्वपूर्ण होती है पहले की अपेक्षा, क्योंकि अब आपकी थोड़ी बहुत भूख जो है वो मिट चुकी होती है, तीसरी और कम महत्वपूर्ण। ऐसे ऐसे क्या होगा कि अंत में 6-7 रोटी का उपभोग करने के बाद आप कहेंगे कि अब हमारी संतुष्टि अधिकतम हो गई है, अब हम रोटी का उपभोग नहीं करेंगे, अर्थात उसकी मांग को आप कम कर देंगे। तो चलिए, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी गोसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है, और गोसेन का द्वितीय नियम सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। और चूंकि इसमें ये दो वस्तुओं की बात करते हैं, प्रथम नियम में एक वस्तु की बात करते हैं, दूसरे नियम में दो वस्तुओं की बात करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि किस बाजार के संदर्भ में P = AR = MR सही होता है? चलिए भाई बताइए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। रत्नेश कुमार जी, अफजल हसन जी, सुंदरी कुमारी जी, अंगराज मिश्रा जी, भगवंती जी, ज्योति चौरसिया जी, राजकुमार जी, अफजल हसन जी, ठीक है, राजेश कुमार सिंह जी, अरुधति देवी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। अब देखिए ये बच्चों वाला प्रश्न है, ये छोटा सा बच्चा भी प्रश्न बता देगा कि नहीं बता देगा? बता देगा कि नहीं बता देगा भाई? बता देगा कि नहीं बता देगा? AR = क्या होता है? MR के बराबर होता है। AR क्या होता है? AR बराबर होता है MR के। और जो AR होता है, AR वो किसके बराबर होता है? कीमत अर्थात प्राइस के बराबर होता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये कहाँ पे देखने को मिलता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं ना कि ये एक उद्योग है
ये एक उद्योग है और उद्योग मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण करता है। उद्योग क्या करता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण करता है और ये जो कीमत निर्धारित करता है उसी कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। अर्थात उद्योग जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है। मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है और उद्योग जिस कीमत को निर्धारित करता है उसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखांकन के स्थान पर सामाजिक लेखांकन पद का प्रयोग किया। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर जो आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न छूट जाएंगे, फिर आप कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए ना, ये प्रश्न क्या होंगे कि समस्या क्रिएट करेंगे आपको। चलिए क्या उत्तर है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर रखा है या जो लोग भी नया बैच ज्वाइन कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे ईच एंड एवरी डे आप लोगों की क्लास होती है ना, तो रोज क्लास ज्वाइन किया करिए। रोज क्लास एप्लीकेशन पे आप लोग ज्वाइन किया करिए अपने अपने बैच में। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? एक सेकेंड, क्या उत्तर आ रहा है? एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक, तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? हिक्स ने किया था। ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन। जब आप अपने सिलेबस को देखते हैं ना तो उस सिलेबस में इस शब्द का भी प्रयोग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के लेखांकन की अवधारणा भी आपको पढ़नी होती है। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन का मतलब ये होता है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सांख्यिकी रूप में प्रस्तुत किया जाए। अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत की अगर जो बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर के को मौद्रिक रूप में आकलित करने का कार्य ही राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहलाता है। और राष्ट्रीय आय के लेखांकन की जगह पे इसे सामाजिक लेखांकन किसने कहा? तो वो कहा दोस्तों हिक्स साहब ने। ठीक है, तो जितने लोग भी जे.आर. हिक्स की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रयोज्य आय बराबर होता है। अब देखिए आपके परीक्षा में पूछा जाता है प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय को हम एक और नाम से जानते हैं, तो अगर जो आप उस नाम को बता देंगे तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। चलिए बताइए प्रयोज्य आय क्या होता है? ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी देखिए प्रयोज्य आय को हम बोलते हैं व्यय योग्य आय। ठीक है, व्यय योग्य आय, योग्य आय। अब आराम से हमारी बात को आप समझ लीजिए सर। जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लगती है, आपकी नौकरी लगती है तो हम आपसे ये कहें कि आपकी जो मौद्रिक आय है, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो मौद्रिक आय है अर्थात जो हमारी सैलरी है वो हमारी सैलरी है 70,000 रुपये। 70,000 रुपये आपकी मौद्रिक आय। लेकिन अब इस मौद्रिक आय में से आपको टैक्स भी तो आपको देना होगा ना। तो आप अगर जो अपने मौद्रिक आय में से क्या करते हैं, कर को घटा देते हैं। कर को क्या कर देते हैं? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो मौद्रिक आय किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा आपका व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय और माइनस व्यक्तिगत आय और माइनस इसमें से क्या कर देंगे? अब इसमें से प्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। प्रत्यक्ष कर को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत आय अपान व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। यही क्या होता है कि आपका व्यय योग्य आय होता है। तो व्यक्तिगत आय मतलब जो आपकी इनकम है
उसमें से अगर जो आप टैक्स को घटा देंगे तो जो पैसा बचेगा उसी को तो आप व्यय कर सकते हैं ना, तो इसे व्यय योग्य आय भी कहा जाता है। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरलता जाल से अभिप्राय है, बच्चों वाला प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अमित कुमार मौर्य जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, नेहा जी, सपना सोनी जी, अफजल हसन जी, अरुधति देवी जी, फरीन फातिमा जी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत तेजी से आप लोग का उत्तर आने लगता है तो सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? तरलता जाल क्या बताता है? तो तरलता जाल की स्थिति अगर जो आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जरूर जानते होंगे। बताइए सर क्या उत्तर होगा? तरलता जाल की स्थिति हमें क्या बताती है? तो तरलता जाल की स्थिति क्या बताती है भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं क्या? तो पूर्तिया लोचदार तरलता अधिमान वक्र, ठीक है। तो तरलता जाल से अभिप्राय क्या होता है? तो तरलता जाल से अभिप्राय होता है पूर्तिया लोचदार तरलता अधिमान वक्र। इसके अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि जब कम ब्याज पे मुद्रा मिलती है ना तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो लोग मुद्रा की मांग को कम कर देंगे। तो जब मुद्रा की मांग कम होगी ना तो ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक गिरेगी, अर्थात ब्याज की दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है या ब्याज की दर ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यही तरलता जाल का सिद्धांत हमें बताता है। और तरलता जाल की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया गया था दोस्तों किन्स साहब के द्वारा। तो किन्स साहब ने क्या कहा अपने तरलता जाल सिद्धांत के अंतर्गत की अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो इससे इस स्थिति में लोग मुद्रा की मांग को कम करेंगे, मतलब ब्याज के रूप में ऋण के रूप में लोग मुद्रा की मांग कम करेंगे। और जब लोग मुद्रा की मांग कम करेंगे तो ब्याज दर एक निश्चित सीमा तक ही गिरेगा, ऐसा नहीं कि ब्याज दर शून्य हो जाएगा या ब्याज दर ऋणात्मक हो जाएगा। अब ब्याज दर शून्य होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी को 1,00,000 रुपया उधार दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो ये नहीं कहेंगे कि आप 1,00,000 रुपया ले लो, आप जाके बैंक में गए और बैंक में 1,00,000 रुपया जमा कर दिए और बैंक फिर बैंक से कह दिए कि आप हमें 1 साल बाद एक ही लाख रुपए दे दीजिएगा। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान और अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि जितना पैसा दिया है ऋण के रूप में उतना ही पैसा वो वापस ले। तो ऐसी स्थिति में जब ब्याज की दर अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाएगी तो वहां पे क्या होगा? ब्याज की दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, लोग ब्याज ऋण देना पसंद ही नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी बराबर होता है। ये प्रश्न बार बार अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे हैं, निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आराम से और धैर्य से इन प्रश्नों को करिएगा। सर क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बार बार आप लोगों को अनेकों बार ये बात बताई है कि जो एनएनपी होता है ना वो जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास के बराबर होता है। जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास के बराबर होता है, मूल्य ह्रास के बराबर होता है। इसीलिए कहता हूँ कि देखिए इकोनॉमिक्स का अगर जो सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कोई चैप्टर है ना तो वो राष्ट्रीय आय है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला चैप्टर राष्ट्रीय आय। और इसके कंफ्यूजन को आप दूर कैसे कर सकते हैं? तो समय समय पे नोट्स बना सकते हैं, नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं, तभी जा करके ये कंफ्यूजन दूर होगा। नहीं तो इसमें सब एक ही जैसे आपको दिखता है, सब एक ही जैसे आपको लगता है। तो आप इसका पहले गहनतापूर्वक सारे कॉन्सेप्ट को पढ़िए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नोट्स मेंटेन करते रहिए, समय समय पे रिवाइज करते रहिए, तभी जाकर के ये चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। आप चाहें कि एक बार में इसे लाइफ टाइम के लिए तैयार कर लें तो फिर बाद में थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन होने लगती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास के।
मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है ये बताना पड़ेगा क्या मुझे। चलिए मिजरी इंडेक्स आ गया। मिजरी इंडेक्स की बात किसने की थी, या विपन्नता सूचकांक की बात किसने की थी, किसी को याद है कि नहीं है, भूल गए क्या? ओकुन साहब ने किया था ना, ओकुन ने किया था ना। विपन्नता सूचकांक की अवधारणा या मिजरी इंडेक्स की अवधारणा किसने दिया था, ओकुन ने दिया था ना। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, चलिए बताइए। ठीक है, तो इन्होंने एक आसान सी बात कही, इन्होंने दो बातें कही, इन्होंने दो बातें कही। उन्होंने पहली बात ये कही, देखिए ध्यान से समझिए, कभी नहीं भूलेगा आपको, बस मेरे शब्दों को सुनिएगा। मिजरी इंडेक्स को प्रस्तुत करते समय आर्थर ओकुन ने दो बातें कही। कौन कौन सी बातें कही? पहले उन्होंने ये कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी, अगर जो अर्थव्यवस्था की जीडीपी में 2.5% की वृद्धि हो रही है, अगर जो जीडीपी अर्थव्यवस्था में 2.5% बढ़ रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की दर में 1% की कमी आएगी। उसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी में क्या होगी, 1% की कमी आएगी। अगर जो किसी देश की जीडीपी में 2.5% की वृद्धि हो रही है, तो उस देश में बेरोजगारी, बेरोजगारी में 1% की कमी आएगी। ये तो पहली बात बताई। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि अगर जो किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी, बेरोजगारी, अगर जो किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर 1% बढ़ता है, तो अगर जो 1% बेरोजगार किसी अर्थव्यवस्था में बढ़ेंगे, तो उस अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी होगा, जीडीपी जो होगा ना, उसमें 2.5% की कमी आ जाएगी, 2.5% की कमी आ जाएगी। तो इस बात को थोड़ा आराम से, थोड़ा प्यार से और थोड़ा धैर्य से समझिएगा, ठीक है, कि आर्थर ओकुन ने मिजरी इंडेक्स को प्रस्तुत किया था। और मिजरी इंडेक्स अर्थात विपन्नता सूचकांक को प्रस्तुत करते समय उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि बेरोजगारी और जीडीपी में विपरीत संबंध होता है। अब जीडीपी में वृद्धि का मतलब से क्या होगा, अगर तो जीडीपी में वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या होगा, स्फीति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जीडीपी में वृद्धि कब हो रही है, जीडीपी में वृद्धि तभी तो हो सकती है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। तो जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी कमी होगी, देयर इज नो डाउट। जब लोग उत्पादन में लग जाएंगे तो बेरोजगारी में कमी ही आएगी। और वहीं दूसरी तरफ जब लोग बेरोजगार होने लगेंगे, उत्पादन में लगे हैं, काम छोड़ने लगेंगे, तो इट मीन्स कि उत्पादन का स्तर कम हो रहा है, उत्पादन का स्तर कम हो रहा है, तो जीडीपी कम आएगी। तो ये दो बातों को आपको ठीक तरीके से याद रखना है। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि विपन्नता सूचकांक अर्थात मिजरी इंडेक्स की बात किसने किया था, या ये अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, तो आर्थर ओकुन ने प्रस्तुत किया था। और इसमें दो बातें उन्होंने कही कि अगर जो अर्थव्यवस्था में जीडीपी 2.5% बढ़ती है, अर्थात अगर जो स्थिति में 2.5% की वृद्धि आती है, तो बेरोजगारी में 1% की कमी आएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो अर्थव्यवस्था में 1% बेरोजगारी बढ़ती है, तो जीडीपी में 2.5% की कमी आएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि स्फीति की दर एवं बेरोजगारी की दर का योग, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान 0.75 है, तो निवेश गुणक का मान क्या होगा। दोस्तों अक्सर यहाँ से एक दो प्रश्न निश्चित तौर से आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो और ये प्रश्न मैं बार बार रोज इस सेशन में लाता भी, क्योंकि मुझे पता है कि जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है ना, उसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ सकता है ना। तो कैलकुलेशन में दिक्कत ना करिएगा। अब यहाँ पे बात दे रहा है, किसकी बात कर रहा है, गुणक की बात कर रहा है। अब आपको याद आना चाहिए कि सर जी गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में, गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था रोजगार गुणक के रूप में, रोजगार गुणक के रूप में किसने प्रस्तुत किया था, आर एफ कोहन ने प्रस्तुत किया था, आर एफ कोहन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रोजगार गुणक के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया, रोजगार गुणक का मतलब उन्होंने क्या बताया, तो रोजगार गुणक के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि जब किसी अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर रोजगार में वृद्धि होती है ना,
तो जितना प्रारंभिक स्तर में रोजगार में वृद्धि होती है, भविष्य में चल करके उससे कई गुना वृद्धि रोजगार में होती है। अर्थात एक बार अगर जो रोजगार में वृद्धि हो गई ना, तो इसी के परिणाम स्वरूप भविष्य में चल करके प्रारंभिक दौर में जितना रोजगार में वृद्धि होती है, उसके कई गुना वृद्धि भविष्य में चल करके होती है। यही वो रोजगार गुणक के रूप में बताते हैं। उसके बाद रोजगार गुणक को गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो विकसित करने का श्रेय जाता है निवेश गुणक के रूप में किन्साफ को। निवेश गुणक की बात करते हैं किन्साफ। और निवेश गुणक क्या होता है? तो अगर जो अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो इससे राष्ट्रीय आय में के गुना वृद्धि होती है। अर्थात जितना निवेश बढ़ाया गया है, उसकी तुलना में कई गुना वृद्धि राष्ट्रीय आय में होती है। ये है निवेश गुणक। तो आप तो समझ गए होंगे। फिर आपको वहां पे भी याद आ जाना चाहिए त्वरक। त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियन ने दिया था, और त्वरक की अवधारणा को विकसित करने का कार्य जेबी क्लार्क को जाता है। ये सारी बात दिमाग में चलनी चाहिए। अब गुणक का फार्मूला क्या होता है? तो गुणक का फार्मूला या तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई होता है, या तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होता है, या तो के इज इक्वल टू 1/MPS होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? सीमांत बचत प्रवृत्ति दिया गया है। अर्थात ये इसकी बात कर रहा है, MPC की बात कर रहा है। तो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75। तो ये क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 1/0.5 हो जाएगा। जब इसको हटाएंगे हम यहाँ पे, तो ऊपर 20 हो जाएगा, और 25 चौको क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब क्या होता है? भाई कोई आपसे कहे कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? आपकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होती है सर, बताइए मुझे। लाइक और शेयर तो कर दीजिए यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या 50% भी नहीं है जितने लाइव देख रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? आपके लिए मैं 2-2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, आप लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? निवेदन है आप लोगों से कि लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप बताएंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई इसमें टेंशन वाली बात तो है नहीं कि हम कब कहेंगे कि वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। तो राष्ट्रीय आय होता क्या है? तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है? उत्पादन के बढ़ने से। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी ना, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय भी बढ़ रहा है। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ रहा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान 10,000 करोड़ है। अप्रत्यक्ष कर 1500 करोड़ है, और उपदान अर्थात सब्सिडी 800 करोड़ है। राष्ट्रीय आय का मान क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न आपको हजारों स्टूडेंट से कंपटीशन में आगे ले जाएगा, अगर जो आप इसको ठीक तरीके से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं। और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकी इस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं, तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है। कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट। अगर जो जिस रणनीति के तहत मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताता हूँ, इस क्रम को आप एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको कहीं इधर उधर से बहुत कुछ कलेक्ट करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सब कुछ कवर हो जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एडमिशन के लिए। चलिए आगे मूव करते हैं कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान 10,000 करोड़, अप्रत्यक्ष कर 1,500 करोड़ तथा उपादान कितना है भैया? 800 करोड़ है। तो राष्ट्रीय आय का मान क्या होगा? क्या बता रहे हैं भैया? क्या बता रहे हैं सर? क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम NI इज इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू क्या होता है सर? क्या होता है?
एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर होता है कि नहीं है? होता है। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और जोड़ते क्या है किसको? सब्सिडी को जोड़ देते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं अर्थात उपदान को जोड़ देते हैं। तो अब चलिए बता दीजिए कि राष्ट्रीय आय क्या होगी, नेशनल इनकम क्या होगी सर? तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान कितना दिया गया है? 10,000 करोड़ दिया गया है ना। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ और अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना है। तो ये कितना है? ये 1,500 करोड़ है और प्लस सब्सिडी कितना है? 800 करोड़ है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर कितना आ रहा है? बी आ रहा है ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर 9300 करोड़, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए बस फार्मूला पता होना चाहिए। अगर जो आपको ये वाला फार्मूला पता है तो ये प्रश्न आपके लिए आसान है, अगर जो ये वाला फार्मूला आपको नहीं पता है तो प्रश्न आपके लिए बहुत कठिन है। अगला प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। चलिए सर बताइए। चलिए कमेंट इस प्रश्न का उत्तर करिए और लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं। अर्चना कुमारी जी, पारस कुमार जी, नेहा जी, नौसाद अली जी, अरुधत्ती देवी जी, रश्मि तिवारी जी, अमित कुमार मौर्य जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, नरेश महतो जी, ज्योति चौरसिया जी, राजेश कुमार सिंह जी, रश्मि तिवारी जी, मनोरम जी, ठीक है, अरुधत्ती देवी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। शुभ सैनी जी, मीनू यादव जी, अक्षय गौरी जी, रत्नेश कुमार जी, अब्दुल हसन जी, बहुत तेजी से आप सभी लोग का उत्तर आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है बताइए। ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन तो कुछ है नहीं। निरपेक्ष लाभ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। छोटे से बच्चों वाली बात है, बिल्कुल ठीक है। रोजगार गुणक, अभी तो मैंने आपको बताया था कि रोजगार गुणक की बात आर एफ कोहन साहब ने किया। और तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने दिया। और एक ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए, निवेश गुणक, निवेश गुणक। तो अब अगर जो आपको कॉन्सेप्ट पता है सर ना, तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। निवेश गुणक यहाँ पे छूटा है। निवेश गुणक की अवधारणा किसने दिया था? किन्स ने दिया था। निवेश गुणक की अवधारणा किसने दिया था? किन्स ने दिया था। ठीक है, 2 3 4 बोल रहे, इतने सारे लोग 2 3 4 क्यों बोल रहे भाई? अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्रीय आय की सही गणना को मापने में बाधक है? खूबसूरत सा प्रश्न है, कंसंट्रेशन लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा इस प्रश्न में, थोड़ा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा दिमाग लगेगा इस प्रश्न में। आराम से करिएगा, आराम से करिएगा सर, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। क्या उत्तर आ रहा है सर? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्रीय आय की सही गणना करने में बाधक है? तो राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी एक वित्तीय वर्ष में, भारत का अगर जो वित्तीय वर्ष की बात करें तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेकर के, एक सेकेंड भारत का वित्तीय वर्ष क्या है सर? भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर के कै मार्च तक? 31 मार्च तक, यही तो भारत का वित्तीय वर्ष है। तो राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अब यहाँ पे किसकी बात होती है? यहाँ पे मुद्रा की बात होती है, उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं जिसका मौद्रिक माप संभव है। गैर मौद्रिक क्षेत्र के अस्तित्व को हम नहीं मापते। मतलब गैर मौद्रिक क्षेत्र का मतलब कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, सोच को क्या मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है? क्या आप स्वस्थ कितने हैं, क्या आप स्वस्थ कितने हैं, इसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है क्या? तो जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते हैं जिनका मौद्रिक माप संभव है। और यही बात किसने कही थी? पिगू ने कहा था। पिगू ने कहा था ना कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करना चाहिए जिसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सके, अर्थात जिसका मौद्रिक माप किया जा सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किन्स के उपभोग फलन के लिए सही है। खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। चलिए बताइए भाई, क्या किसी प्रकार की वॉइस आ रही है क्या आपको? कोई आवाज आ रही है क्या सर? कोई आवाज आ रही है क्या? बताइए, कोई आवाज तो नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किन्स के उपभोग फलन के लिए सत्य है। ये अच्छा सा और खूबसूरत सा प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो किन्स साहब ने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम दिया था। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, मनोवैज्ञानिक नियम पूछा जाता है कि उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम किसने दिया? तो किन्स ने दिया। और उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया? तो उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि जब किसी व्यक्ति की आय बहुत तेजी से ऊपर जाती है ना, तो जितनी तेजी से आय बढ़ती है उतनी तेजी से वो अपने उपभोग व्यय को नहीं बढ़ा पाता है, उतनी तेजी से वो अपने उपभोग व्यय को नहीं बढ़ाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि होती है तो जितनी तेजी से वृद्धि आय में हो रही है उतनी तेजी से वृद्धि उपभोग में नहीं होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ये कहें कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी इनकम 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपये है तो भी आप क्या करते हैं कि रोटी, चावल, दाल, सब्जी, इन्हीं सारी चीज़ों का तो उपभोग करते हैं। लेकिन अगर जो आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की हो जाए या 1 लाख रुपए महीने की हो जाए, तो भी तो आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी इसी का तो उपभोग करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप चले जाएंगे किसी दूसरे ग्रह से भोजन मंगवा के लाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो यही बात कहते हैं किन साहब कि जैसे जैसे जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो जितनी तेजी से आय बढ़ती है उतनी तेजी से उपभोग पर होने वाला व्यय नहीं बढ़ता है, और इसे ही किन साहब के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उपभोग में वृद्धि आय वृद्धि से कम तीव्रता के साथ होती है। अगला प्रश्न, वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात बराबर होता है। खूबसूरत सा प्रश्न है। वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात बराबर है, क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई सर? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पूंजी में वृद्धि अपन उत्पादन में वृद्धि। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। अब ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉपी पेन पास में रखिए, नोट डाउन करिए, इसको समझिए। ठीक है, अब एक लाइन में यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी है। तो वर्धमान पूंजी अनुपात उत्पाद अनुपात बराबर किससे होता है? पूंजी में वृद्धि अपन उत्पादन में वृद्धि के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि पोषणीय विकास से अभिप्राय क्या होता है? पोषणीय विकास, ठीक है, पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? या कहीं कहीं आपके पेपर में समपोषणीय विकास भी दे देता है, कहीं कहीं समपोषणीय या पोषणीय विकास दे देता है। समपोषणीय, समपोषणीय, समपोषणीय विकास क्या होता है? ठीक है, तो देखिए पोषणीय विकास या संपोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का त्याग किए बिना समृद्धि। अर्थात संपोषणीय विकास या अपोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो हमारी जनरेशन है ना, वो अपना विकास तो करेगी, देयर इज नो डाउट, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं जैसे वायु हो गया या जल हो गया, इसको मनुष्य को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ताकि भविष्य में चल करके हमारी जो नई जनरेशन आएगी उसे भी हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकें। ऐसा नहीं कि है कि आप अपने देश के विकास करने के चक्कर में अपने जल को ही प्रदूषित कर दें, अपने वायु को ही प्रदूषित कर दें, क्योंकि जब आपका जल ही प्रदूषित हो जाएगा, वायु ही प्रदूषित हो जाएगा, तो जीवन तो वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? तो पोषणीय विकास की अवधारणा हमें यही बताती है
कि एक देश जब अपना आर्थिक विकास करे अर्थात उत्पादकता का स्तर बढ़ाए तो ऐसी स्थिति में वो भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखे कि वो जो काम कर रहा है इसका कोई दुष्प्रभाव भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को न देखने को मिले। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि किसने कहा कि विकास मानवीय प्रयासों का परिणाम है। कितना खूबसूरत बात कही गई है किसी अर्थशास्त्री के द्वारा कि विकास मानवीय प्रयासों का परिणाम है। ये बात 100% सही है भाई, कि जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपका विकास कैसे होगा। आप जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपका विकास कैसे होगा। आप ये सोचेंगे चलो भाग्य भरोसे देखा जाएगा, जीवन में जो होगा सो देखा जाएगा, तो जो होगा सो देखा नहीं जाएगा। अगर जो आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, तो जो स्थिति आपकी है अभी है, और अगर जो आप बेहतर एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बेहतर प्रयास नहीं कर रहे हैं ना, तो आपसे भी बुरी स्थिति कल को देखने को मिल सकती है। तो आज आपके पास समय है, अपना बेहतर प्रयास करिए, बेहतर एफर्ट डालिए, और देखिए मेहनत के द्वारा जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस आप मेहनत करिए। अब मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि 10 दिन पढ़ लिए तो सोचे कि हम बहुत मेहनत किए असफल हो गए। लंबे समय तक लगातार मेहनत करिए, क्योंकि जब आपको नौकरी भी मिल जाएगी ना तो पूरी जिंदगी भर सैलरी आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि भैया हम 1 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लें। 1 महीने पढ़ के आप सिलेक्शन लेने को सोच रहे हैं, आप पूरी जिंदगी आपके खाते में सैलरी आएगी, 70,000 रुपये से स्टार्टिंग आपका होगा, और कम से कम जब रिटायर होंगे तो हो सकता है कि 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख आपकी सैलरी भी कुछ समय चली जाए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में मुद्रा की वैल्यू कम होगी, तो 2 लाख के आसपास भी हो सकता है कि 2 लाख पे आप रिटायर हों, तो पेंशन की व्यवस्था होगी तो 1 लाख रुपये तो आपको पेंशन मिलने लगेगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने में कर लें, तो कैसे होगा। आपको उन छात्रों से लड़ना है जो रेस में दौड़ रहे हैं, जो भाग रहे हैं, है ना। तो मेहनत किया करिए, लगातार बने रहिए। क्या उत्तर आ रहा है सर। डी बोल रहे हैं, सुम्पीटर की बात कर रहे हैं, सभी लोग सुम्पीटर की बात कर रहे हैं। सुम्पीटर की बात कौन कर रहा है भैया। ये सुम्पीटर ने नहीं कहा था, ये कहा गया था एडम स्मिथ साहब के द्वारा। एडम स्मिथ साहब ने ये कहा कि विकास मानवीय प्रयासों का परिणाम होता है, अर्थात जब मानव प्रयास करता है तभी जाकर के विकास होता है। ये स्टेटमेंट एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित मान्यताओं में से किस पर व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत निर्भर है। बच्चों वाला प्रश्न, छोटे से बच्चों वाला प्रश्न। क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। हाँ, तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सबका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल गलत। एग्जाम में कितना नंबर पाएंगे, पूरा 0 पाएंगे। ए वाले पूरा 0 पाएंगे, पूरा 0 पाएंगे, पूरा 0 पाएंगे इस प्रश्न में। अरे भाई थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये रिकार्डो साहब की बात हो रही है, रिकार्डो ने ही तो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने श्रम के मूल्य सिद्धांत की बात की थी। उसमें उन्होंने कहा था ना कि दो देश हैं और 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और परिवहन की लागत 0 होगी, ये भी तो बताया था ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, कि व्यापार की आय शर्त की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। व्यापार की आय शर्त की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा की गई थी, आपको पता है कि नहीं पता है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लीजिए डोरेंस ने किया था। ठीक है, डोरेंस ने। व्यापार की आय शर्त की बात कौन करता है, तो वो करते हैं दोस्तों डोरेंस साहब। और डोरेंस साहब क्या कहते हैं कि यह किसी देश में निर्यातों में परिवर्तन के अनुपात को उसकी आयात क्षमता में अनुपातों के आधार पर निर्धारित करता है। अर्थात निर्यात में परिवर्तन अपान आयात में परिवर्तन। क्या उत्तर आ रहा है सर, पीएक्स अपान पीएम। पीएक्स क्या है, निर्यात, ठीक है, और पीएम क्या है, आयात। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी, अच्छा यही पूछा था क्या, मुझे लगा कुछ और पूछा, मैंने डोरेंस पहले ही बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन में दृश्य मद कही जाएगी। अब यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दृश्य मद क्या है। ठीक है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में दृश्य मद क्या होता है,
और दूसरा होता है दोस्तों कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में अदृश्य मद। अदृश्य मद क्या है? तो देखिए दृश्य मद और अदृश्य मद। अदृश्य मद के अंतर्गत क्या आता है? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए पहले आप बताइए। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दृश्य मद क्या होता है और अदृश्य मद क्या होता है? दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी भुगतान संतुलन में दृश्य मद कहा जाएगा और किसको अदृश्य मद कहा जाएगा। भुगतान संतुलन क्या होता है? तो किसी एक वित्तीय वर्ष में जब कोई एक देश विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जो लेन देन करता है तो उसी के व्यवस्थित विवरण को ही तो भुगतान संतुलन कहते हैं। कि जब कोई एक देश किसी एक वित्तीय वर्ष में विश्व के अन्य देशों के साथ जो लेन देन करता है उसी के व्यवस्थित विवरण को ही तो भुगतान संतुलन कहते हैं। और भुगतान संतुलन के संदर्भ में दृश्य मद क्या होता है, अदृश्य मद क्या होता है? तो देखिए दृश्य मदों में हम किसे शामिल करते हैं? तो दृश्य मदों में हम शामिल करते हैं निर्यात और आयात को। निर्यात व आयात को मतलब जब हम वस्तुओं को निर्यातित करते हैं और आयातित करते हैं, मतलब अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में बेचते हैं या दूसरे देश में निर्मित वस्तुओं को अपने देश में लाते हैं, तो इसे दृश्य मदों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अदृश्य मदों के अंतर्गत सेवाओं को शामिल किया जाता है। सेवाओं को, जैसे मान लीजिए आप भारत में बैठे हुए हैं और किसी यूएसए की कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये दृश्य तो नहीं है, ये अदृश्य है। तो दृश्य क्या होता है? आयात निर्यात होता है और अदृश्य सेवाएं होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वस्तुओं का निर्यात, क्योंकि दृश्य मदों के अंतर्गत निर्यात आयात को ही तो शामिल करते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला, व्यापार की शर्त का नाम दिया गया। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है कि व्यापार का शर्त क्या होता है। तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की याद आ जानी चाहिए। व्यापार शर्त के संदर्भ में डोरेंस आपको याद आ जाने चाहिए, आपको मार्शल लर्नर याद आ जाने चाहिए। इन लोगों ने ये सारी बातें बताई थी। लेकिन अगर जो आसान भाषा में कहें कि व्यापार की शर्त इज इक्वल टू क्या होता है, व्यापार की शर्त इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर आयात का कुल मूल्य, आयात का कुल मूल्य अपान निर्यात का कुल मूल्य, अपान निर्यात का कुल मूल्य। यही तो होता है ना व्यापार की शर्त। ठीक है। अब व्यापार की शर्त विपरीत कब होती है? व्यापार की शर्त प्रतिकूल कब होती है? तो प्रतिकूल ये तब होती है, जैसे मान लीजिए अगर जो हम इसको x मान लें और इसको हम y मान लें, तो प्रतिकूल कब होगी? तो जब आयात का कुल मूल्य हमें ज्यादा देना पड़ेगा, अर्थात जो आयातित मुद्रा, जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं उससे हमें विदेशी मुद्रा का लाभ अगर जो ज्यादा होता है और निर्यातों से कम विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, अर्थात x ग्रेटर देन y के है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्त क्या होती है? प्रतिकूल होती है, अर्थात उस देश के लिए सही नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ व्यापार संतुलन की स्थिति में कब होता है? जब x बराबर होता है y के, अर्थात आयातों का कुल मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य के बराबर होता है। और तीसरा कंडीशन होता है इसमें x जब लेस देन होता है और y जब y बड़ा होता है और x छोटा होता है, तो ये क्या होता है? ये अनुकूल, व्यापार की अनुकूल शर्त को बताते हैं। और अगर जो आपने मार्शल लर्नर को पढ़ा होगा तो EX प्लस EM ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, EX प्लस EM इज इक्वल टू 1 और EX प्लस EM ये क्या होता है? ये ग्रेटर देन 1 के होता है। ये आपको याद आनी चाहिए। अगर जो इतनी बातें नहीं याद आ रही है तो सर मैं सीरियस कह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, जरूर पढ़िए। नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर चीजें जितनी आसान दिख रही हैं शायद उतनी आसान है नहीं। ठीक है। तो आयात मूल्यों और निर्यात मूल्यों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के मौद्रिक उपायों में से कौन सा उपाय सम्मिलित नहीं होता है? खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की
दूसरी क्लास चल रही है जहां पे आपको एक रणनीति और एक स्ट्रेटजी के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। अलग अलग बैचेज चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स पढ़ने की आदत डालिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना रोज 1 घंटे, उसी तरीके से कम आप न्यूज़पेपर को छोड़ दीजिए। न्यूज़पेपर मत पढ़िए, नोट्स पढ़िए। उसके बाद आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो थे लेकिन पता नहीं क्यों बहुत आसान से प्रश्न गलत हो गए। तो जब आप टेस्ट सीरीज देंगे ना तो अपना स्व आकलन कर पाएंगे कि क्यों गलती हो रहा है। अब आप अपने आप को 2 साल में, 3 साल में या 6 महीने में एक बार एग्जामिनेशन हॉल में पाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा आप क्या हो जाते हैं कि अपने कंसंट्रेशन को कोलैप्स करते हैं और आते हुए भी प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो इस कारण से इसी समस्या को दूर करने के लिए आपको टेस्ट भी दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए। सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं कहाँ गलत हो रहे हैं और जहाँ भी गलतियाँ हो रही है उस गलतियों को सुधारिए। फिर अगला टेस्ट दीजिए और वो गलती नहीं होनी चाहिए जो आपने पहले किया। और आपको करंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान समय में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं। चाहे तो आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बस आप सारे कंटेंट को वहाँ फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो परीक्षाएं होती है उसके लिए भी अलग अलग बैच देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए भी बैच देखने को मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सेट के लिए भी बैच देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि निर्यातों पर प्रतिबंध, तो ये क्या पूछ रहा है? मौद्रिक। तो मौद्रिक उपाय कौन अपनाता है? आरबीआई। और निर्यातों पे प्रतिबंध कौन लगाता है? सरकार। और ये क्या पूछ रहा है? सम्मिलित नहीं है। तो देखिए भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के लिए मौद्रिक उपायों में से कौन सा उपाय सम्मिलित नहीं होता है? तो निर्यातों पे प्रतिबंध लगाने का काम सरकार करता है। ठीक है, तो ये मौद्रिक उपाय नहीं है। अगला प्रश्न, सरकार कह देता है कि भैया हम आपसे इतना ही लेंगे, आपसे इतना ही आप इतनी वस्तुओं का निर्यात आप इतनी ही वस्तुओं का निर्यात हमें कर सकते हैं। तो वो सरकार क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न कि अवमूल्यन से देश के भुगतान शेष को अनुकूल करने में सहायता प्राप्त होता है यदि आयातों तथा निर्यातों की मांग की लोच का योग होगा। अब यहाँ पे आपको मार्शल और लर्नर की दशा याद आ जानी चाहिए। अगर जो आपको मार्शल और लर्नर की दशा याद आ जाएगी तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि EX प्लस EM अगर जो ग्रेटर देन 1 के होगा ना तो ऐसी स्थिति में व्यापार क्या होगा? व्यापार उस देश के पक्ष में होगा, अर्थात अनुकूल होगा। अनुकूल होगा। EX क्या है? EX क्या है? EX और प्लस EM क्या है? EX आयात है और EM क्या है? ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा एक सेकेंड रुक जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था मैं कि अवमूल्यन से देश के भुगतान शेष को अनुकूल करने में सहायता प्राप्त होगा यदि आयातों और निर्यातों की मांग की लोच का योग क्या होगा? क्या होगा? कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं भाई, एक से अधिक होना चाहिए ना। आयातों का लोच अर्थात EX, निर्यातों का लोच अर्थात EM। आयातों का लोच मतलब क्या होता है? EX क्या बताता है? आयात के लोच को, और EM क्या बताता है? निर्यात के लोच को। तो अगर जो आयात का लोच और निर्यात का लोच बड़ा है एक से तो ऐसी स्थिति में व्यापार
से क्या होगा, व्यापार उस देश के पक्ष में होगा। दूसरा क्या है, ई एक्स प्लस ई एम बराबर होगा 1 के। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्यापार की शर्त स्थिर होगी। और तीसरा कंडीशन होता है ई एक्स प्लस ई एम लेस देन 1 के। यहाँ पे क्या होगा कि व्यापार प्रतिकूल होगा। यहाँ पे क्या होगा, व्यापार प्रतिकूल होगा। आगे चलिए, अगला कि मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समीकरण को प्रेरित करता है। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समीकरण को क्या प्रेरित करता है, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है सर, क्या होता है बताएंगे आप मुझे, बताइए। कि मुक्त व्यापार का मतलब ये होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी शर्त के व्यापार कर रहे हैं। ना ही कोई देश किसी देश पे प्रशुल्क लगा रहा है, ना ही कोटा लगा रहा है, और ना ही अभ्यंश निर्धारित कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर जो चाइना की वस्तु आए तो भारत अगर जो उस पर कोई प्रशुल्क न लगाए या कोई अभ्यंश निर्धारित न करे या कोई कोटा न निर्धारित करे तो हम कहेंगे कि मुक्त व्यापार हो रहा है। और मुक्त व्यापार की बात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया था, एडम स्मिथ ने किया था कि एक देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहिए, उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार को ना ही कोटा निर्धारित करना चाहिए और ना ही सरकार को प्रशुल्क लगाना चाहिए। तो क्या उत्तर होगा, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत का घरेलू कीमत के साथ समीकरण, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा, अभी तो मैंने बताया था ना, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था, चलिए ठीक है। ठीक है, तो प्रस्ताव वक्र क्या बताता है, तो किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु कीमत को निर्धारित करता है जिस पर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। तो प्रस्ताव वक्र क्या बताता है, तो किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष कीमत को निर्धारित करता है, किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष कीमत को निर्धारित करता है जिसपे एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। और इसे किसने दिया था, इसे मार्शल और लर्नर के द्वारा दिया गया था। अगला, पारस्परिक मांग की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी सर, पारस्परिक मांग की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था, कमेंट करके बताइए। चलिए, लतीफ खान जी बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कि किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दिया जाता है जब इसके निर्यातों को सामना करना पड़ता है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर, सी बोल रहे हैं। देखिए, अवमूल्यन से क्या होता है, तो जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, भारत अभी तक कितनी बार अवमूल्यन किया है, तो भारत एक बार अवमूल्यन किया है 1949 में किया था, एक बार 1966 में किया था और एक बार 1991 में किया था। 1991 का जो अवमूल्यन था वो 2 चरणों में था, ठीक है, 2 चरणों में था, याद रखिएगा। तो जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मुद्रा का जब बाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि निर्यात जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे, निर्यात सस्ते हो जाएंगे। और निर्यात अगर जो सस्ता हो गया तो फिर क्या होगा, आयात महंगा हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। अब इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, 2 कंडीशन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समय पर ये उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समय पर एक डॉलर बराबर होता है 50 रुपये के। मान लीजिए 50 रुपये के बराबर एक कंडीशन में एक डॉलर 50 रुपये, अगर जो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु को खरीदते हैं तो $1 की वस्तु को खरीद रहे हैं तो आपको 50 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब मान लीजिए कि मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो गया, अर्थात आपकी जो मुद्रा की वैल्यू है वो गिर गई।
अर्थात अब जो आपका $1 है वो बराबर हो गया, मान लीजिए 100 रुपए के बराबर हो गया। तो इसका सीधा सीधी मतलब क्या हो गया? सीधा मतलब ये हो गया कि पहले जैसे मान लीजिए कि कोई 50 रुपए की वस्तु, देखिए पहले अगर जो हम $1 की वस्तु निर्यात कर रहे थे ना, तो उस देखिए पहले क्या हो रहा था कि अगर जो हम 50 रुपए की वस्तु निर्यात कर रहे थे तो $1 हमें देना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि अब अगर जो हम 50 रुपए का निर्यात 50 रुपए की किसी वस्तु का निर्यात करेंगे तो $0.58 तो हमको देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पहले 50 रुपया का कोई वस्तु निर्यात कर रहे थे तो हम 50 रुपए का निर्यात कर रहे थे तो $1 दे 50 रुपए का अगर जो वस्तु निर्यात कर रहे थे तो $1 हमको मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जब हमने मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया है तो अब 50 रुपए की वस्तु को हम निर्यात करेंगे तो अब हमें कितना डॉलर मिलेगा? अब हमें डॉलर मिलेगा 0.5। पहले $1 मिलता था, अब कितना मिल रहा है? 0.5। इट मीन्स कि डॉलर क्या हो गया कि निर्यात सस्ता हो गया। और जो पहले 50 रुपए की वस्तु खरीदता था वो $1 का त्याग करता था, लेकिन अब वो 50 रुपए की वस्तु खरीद रहा है तो $0.5 का वो त्याग कर रहा है। तो इसी तरीके से जब वो वस्तु को जब कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली वस्तु आपकी अर्थव्यवस्था में आएगी तो इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट वहां भी लगेगा, तो वहां पे महंगा हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं बताइए? जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऐसा तभी संभव होता है जब विदेशी बाजारों में लोचदार मांग हो, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, वहाँ पे चाइनीज कोई कंपनी भी होगा, कोई रूस की भी कंपनी होगी, अमेरिका की भी कंपनी होगी। अब उनसे अगर जो कम्पीट करना है तो उनको क्या करना होगा? अपनी वस्तुओं को सस्ता बेचना होगा ना। तो ऐसी स्थिति में हमें अवमूल्यन करना होगा। अगला प्रश्न कि किन्स के अनुसार निवेशकर्ता बांडों की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जब वो आशा करते हैं कि, खूबसूरत सा प्रश्न। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, हाँ अगला सी बोल रहे हैं। और कोई सर? सी के अलावा कोई और है? इजी सी बात है, बहुत बार आप पढ़े होंगे कि किन्स के अनुसार निवेशकर्ता बांडों की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जब वो आशा करते हैं कि ब्याज की दर बढ़ने वाली है। ठीक है, तो बांड को एक निवेशक अपने पास क्यों रखता है? उस समय उसको ये लगता है कि जो ब्याज की दर है वो कम है, तो हम अपने जो तरलता है उसको तब निकालेंगे जब क्या होगा? ब्याज की दर बढ़ेगी। दोस्तों थोड़ा सा आज आराम से बस मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, थोड़ा आप आराम से आज के सेशन को कर लीजिए, है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किसका मत था कि बचत तथा निवेश सदैव बराबर होते हैं परंतु वे सदैव संतुलन में नहीं होते हैं। ये बात कही गई ना, किसके द्वारा कही गई कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, अर्थात जो आपकी आय होती है वो बराबर होती है उपभोग सी प्लस आई के पहले आप सी प्लस एस लिख लीजिए, सी प्लस एस लिख लीजिए, उपभोग प्लस बचत के, उपभोग प्लस बचत के अर्थात सेविंग के। अगर जो आपकी इनकम 100 रुपया है, अगर जो आपकी आय मान लीजिए कि आपकी आय अगर जो 100 रुपये है तो 100 रुपये में से अगर जो आपने 80 रुपया उपभोग कर लिया, 80 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचत हो रहा है? 20 रुपये का तो बचत होता है। तो यही जो आपका 20 रुपये का बचत होता है यही निवेश होता है, अर्थात एस इज इक्वल टू आई होता है। यही बात किन साहब ने बताया था। ठीक है, यही बात तो बताया था ना कि आय बराबर होता है उपभोग प्लस बचत के, और जो बचत होता है वही निवेश के बराबर होता है ना।
तो ये बात किसने कही थी? किल्स ने कही थी। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मत था कि बचत तथा निवेश सदैव बराबर होते हैं परंतु वे संतुलन में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, अब क्यों नहीं संतुलन में होंगे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अब क्यों नहीं संतुलन में होंगे? इसलिए संतुलन में नहीं होंगे क्योंकि आय स्थिर नहीं होती है। जब आय परिवर्तित होगी तो आय में परिवर्तन के कारण उपभोग और बचत दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। इस लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं कि ये सदैव संतुलन में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपकी जो आय होती है ना, वही जो आपकी आय होती है, अगर जो आय में वृद्धि और कमी होती है तो आपका उपभोग और निवेश भी प्रभावित होता है। अगला, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। लाइक शेयर करेंगे नहीं? क्यों नहीं करेंगे भाई? लाइक शेयर निवेदन है कि आप लोग करते रहिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? बच्चों वाली बात है, छोटा सा बच्चा बताएगा। अभी स्टार्टिंग में हमने कहा, बताया था कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है, उससे नीचे ब्याज की दर नहीं गिर सकती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि बेरोजगारी की दर तथा स्फीति दर के मध्य अल्पकाल में अनुभाविक संबंध को औपचारिक रूप से प्रदान किया। तो अभी तो कुछ देर पहले बताया था ना, इसको भी तो कुछ देर पहले बताया था ना कि बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति में क्या देखने को मिलता है? विपरीत संबंध देखने को मिलता है। और ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी फिलिप्स साहब ने। ठीक है, इसने क्या कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो लोग जो श्रमिक उत्पादन में लगे थे, अब वो क्या हो रहे हैं कि अब वो उत्पादन से दूर जा रहे हैं, मतलब अब वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं। और जब उत्पादन नहीं करेंगे तो उनके पास आय नहीं होगा, और जब आय ही नहीं होगा तो वो अपने मांग को नहीं करेंगे, और जब अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आएगी तो स्फीति की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात जब मांग कम हो जाएगा तो महंगाई भी क्या हो जाएगी? अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ पहली कंडीशन तो ये हो गया, वहीं दूसरी तरफ बात ये भी सही है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में महंगाई आती है, ठीक है, तो दूसरी बात भी सही हो जाएगी कि अगर जो स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? वृद्धि देखने को मिलेगा। अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रणाली क्रियाशील है, मांग व पूर्ति अपने उच्चतम स्तर की ओर अग्रसर है, उच्चतम स्तर की तरफ अग्रसर है, और उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है। उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि बेरोजगारी में कमी आ जाएगी। बेरोजगारी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, अगला, अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? बताइए। 2016 में उत्तर प्रदेश में पीजीटी में ये प्रश्न शायद पूछा गया था। 2016 में ये प्रश्न शायद पूछा गया था पीजीटी में कि अनुसूचित बैंक क्या होता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एक्ट आया था, कौन सा? आरबीआई एक्ट आया था। आरबीआई एक्ट आया था, कब आया था? ये आया था 1934 में। ठीक है, और इसी आरबीआई एक्ट के बाद ही 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई एक्ट आता है 1934 में। आरबीआई की स्थापना जो होती है, आरबीआई की स्थापना जो होती है वो कब होती है? 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब होता है? ये होता है 1949 में। ठीक है, तो ये तीन डेट याद रखिएगा। हाँ, तो अनुसूचित बैंक वह बैंक है जो आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो जो आरबीआई एक्ट आया था ना दोस्तों, उसी एक्ट में आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में जो बैंक शामिल हैं उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। और जो आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में बैंक शामिल नहीं है उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। तो अनुसूचित बैंक वह बैंक होगा जो आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में शामिल है, और गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक होंगे जो आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है।
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, किसकी संस्तुति पर आरबीआई की एसबीआई की बात कर रहा है। चलिए एसबीआई की बात कर रहा है सर, ठीक है ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गोरेवाला समिति आई थी, और ये गोरेवाला समिति जो है ये कब बनाई गई थी? ये गोरेवाला समिति बनाई गई थी अगस्त 1951 में। 1950 अगस्त 1991 में गोरेवाला समिति बनाई गई, और ये गोरेवाला समिति की सिफारिश के आधार पे ही इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, इंपीरियल बैंक को समाप्त करके उसके जगह पे एसबीआई बैंक आ गया, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें पूछा था कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? एसबीआई का मुख्यालय तो ये तो बात आपको पता होगा ना कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है सर? मुंबई में है, ठीक है। उसी तरीके से एसबीआई का भी मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एसबीआई का भी केंद्रीय मुख्यालय मुंबई में है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। आगे, कि निम्न समीकरण को किसने दिया कि P इज इक्वल टू के आर अपान एम ब्रैकेट में C प्लस आर छोटे ब्रैकेट में 1 माइनस सी संकेतों के सामान्य अर्थ में। चलिए बताइए भाई। तो ये इजी सी बात है, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा भैया कि P इज इक्वल टू के आर अपान एम की बात कौन करता है? ये पीगू साहब करते हैं। पीगू साहब करते हैं क्या? ठीक है। P क्या है? P है मुद्रा की क्रय शक्ति। P क्या है? P मुद्रा की क्रय शक्ति है। और K इसमें क्या इंडिकेट करता है कि किसी विशेष वस्तु के रूप में प्रदर्शित कुल वास्तविक आय K को इंडिकेट करता है, ठीक है। सॉरी, K जो है वो वास्तविक आय को आप कह सकते हैं, वास्तविक आय को ही इंडिकेट, हाँ K जो है वो वास्तविक आय को इंडिकेट करता है। अब ठीक है। और जो R है वो किसी विशेष वस्तु के रूप में प्रदर्शित कुल वास्तविक आय को बताता है। और M जो है वो क्या बताता है? वैधानिक मुद्रा की प्रचलित मात्रा को बताता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। सभी लोग लाइक शेयर तो कर दीजिए, मैं देख रहा हूँ इतने सारे लोग हैं ना, वीडियो को लाइक और शेयर भी नहीं किए भाई। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं उतने लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं सर, थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब यहाँ पे दो समीकरण आपको याद आने चाहिए, नहीं आएंगे तो प्रश्न नहीं होगा। आपको मार्शल का और रॉबर्टसन का दोनों का समीकरण याद आना चाहिए। देखिए, अर्थशास्त्रियों के किस युग्म अर्थात जोड़ी ने नगद समीकरण को देने में P का कीमत स्तर के रूप में विचार दिया? अर्थात किसने कहा कि P जो है वो कीमत स्तर होगा? किस संदर्भ में? वो जब अपने नगद समीकरण को प्रस्तुत कर रहे थे तब। अब देखिए, यहीं पे बात दोस्तों जरूरी होती है ना कि आप कॉन्सेप्ट को गहनता पूर्वक पढ़ें। अगर जो आपने कॉन्सेप्ट को गहनता पूर्वक नहीं पढ़ा है ना तो आपको पूरे 2 घंटे भी दे दिए जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि जाइए आप क्या करिए कि गूगल कर लीजिए, तो ये गूगल भी नहीं बता पाएगा। ये जो प्रश्न है ना ये गूगल भी नहीं बता पाएगा। जो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वही इस प्रश्न को कर पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए। जितना जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है उतना ही जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। इस प्रकार के सेशन को करने जरूरी है ना। अब बहुत सारे लोग केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं। तो जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट की किताब में देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ तो बस एक तरफ मार्शल का समीकरण बता देगा, दूसरे तरफ रॉबर्टसन का, तीसरे तरफ पीगू का समीकरण तो सब पता चल जाएगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न का फॉर्मेट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि जितना भी मैं कराता हूँ, चाहे एप्लीकेशन की बात करें चाहे यूट्यूब की बात करें, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। बाकी मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि आप अगर जो इतना फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो मार्शल का समीकरण क्या था? तो मार्शल ने अपने समीकरण में क्या बताया था सर? तो मार्शल ने अपने समीकरण में क्या बताया था? तो उन्होंने कहा था कि P इज इक्वल टू क्या होता है? M अपान KO, M अपान KO होता है। उसके बाद रॉबर्टसन की बात अगर जो आपको पता होगी, तो रॉबर्टसन ने जो समीकरण दिया था वो क्या दिया था कि P इज इक्वल टू M अपान KT, P इज इक्वल टू M अपान KT, ठीक है। और ये जब अपने नगद समीकरण को प्रस्तुत किया था तो दोनों ने P को क्या कहा था? कीमत स्तर ही बताया था। ये बात कौन अर्थशास्त्री सही होंगे? बी होंगे, मार्शल और रॉबर्टसन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न गूगल भी आपका हेल्प नहीं कर पाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगला, मुद्रा स्फीति से किसको लाभ होती है? बच्चों वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया होगा, या मान लीजिए 100 रुपया छोटा अमाउंट है, आज से 20 साल पहले आपने किसी से 2 लाख रुपये उधार लिए, ठीक है, और अब उसे आपको वापस करना हो। तो आज से 20 साल पहले 2 लाख रुपए की वैल्यू अलग होती थी, बहुत ज़्यादा वस्तुओं को आप खरीद सकते थे आज से 20 साल पहले, लेकिन अब उतनी वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब महंगाई बढ़ गई है, तो जब महंगाई बढ़ती है तो मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आज से 2 साल पहले किसी से ऋण लेकर के किसी से आपने 140 रुपया उधार लिया, 140 रुपया उधार आपने किसी से लिया, और उस आज से 2 साल पहले दाल की कीमत 70 रुपया पर केजी थी। तो जब 2 साल पहले आपने 140 रुपया उधार लिया ना, तो 2 केजी दाल खरीद करके अपने घर गए, 2 केजी दाल खरीद करके अपने घर गए। लेकिन अब वर्तमान समय में आप उसके उधार को वापस कर रहे हैं, अर्थात आप ऋणी हैं। 140 रुपये आप इस उधार को जब वापस कर रहे हैं तो वो क्या कर पाएगा कि अब दाल की कीमत क्या हो गई है? 140 रुपया पर केजी हो गई है। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा? तो वो एक केजी दाल खरीद पाएगा। तो सोचिए, आपने उधार लेकर के उससे 2 किलो दाल खाया, और वो अब जब आप उसे उधार दे रहे हैं तो उस पैसे से वो 1 किलो दाल खरीद पा रहा है। तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान किसको हुआ? नुकसान किसको हुआ? ऋणदाता को हुआ। और फायदा किसको हुआ? लाभ किसको हुआ? तो वो हुआ ऋणी को, अर्थात जिसने ऋण लिया है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि भारत में संघ सरकार के व्यय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। तो ये बच्चों वाली बात है सर, ये बच्चों वाली बात है। कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? कोई ऐसा है? ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली सरकार अपनी कुल आय का लगभग 18% केवल और केवल ब्याज भुगतान पे खर्च करता है, ठीक है। 18%। सोचिए, सरकार अपनी कुल व्यय का केवल ब्याज पर भुगतान 18% का करता है। अर्थात सरकार के पास अगर जो 100 रुपया है, तो 100 रुपये में से 18 रुपये केवल ब्याज ही चुकाता है। सोचिए, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? तो भैया, जब हम ऋण लेते हैं ना, तो बहुत सारे देशों से ऋण लेते हैं, और दीर्घकालिक ऋण लेते हैं, और 5,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस तरीके का ऋण लेते हैं। अब अगर जो उस पर 2% या 3% भी हमें ब्याज देना पड़ जाएगा तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा ना सर। अगला, हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, ठीक है। 20% के आसपास एग्जैक्ट अभी है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न, कि सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत सम्मिलित होता है। सार्वजनिक ऋण क्या होता है सर? तो ये तो बहुत बार बताया हूँ कि देखिए, सरकार की जो आय होती है ना, सरकार के आय का स्रोत क्या क्या होता है? तो सरकार की आय का स्रोत कर होता है, टैक्स के माध्यम से सरकार हमसे और आपसे आय अर्जित करती है। और सरकार ऋण लेती है। सरकार क्या करती है? ऋण लेती है। ऋण कैसा होता है?
आंतरिक ऋण, अर्थात देश के अंदर से भी वो ऋण ले सकती है आंतरिक ऋण, और देश के बाहर से भी ऋण ले सकती है बाह्य ऋण, बाह्य ऋण। ठीक है, तो ये सरकार की आय होती है। सरकार की और आय कैसे प्राप्त होती है बताएंगे आप मुझे कि सरकार की इसके अलावा सरकार अन्य किन तरीकों से आय प्राप्ति करता है, थोड़ा कमेंट मुझे करके बताइएगा जरूर। ठीक है, अगला प्रश्न कि एक प्रगतिशील कर क्या होता है। तो प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर, अनुपातिक कर, ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आसान भाषा में अगर जो मैं आपको बताऊं तो 4 प्रकार की करों को आपको पढ़ना पड़ता है। 4 प्रकार की करों को आपको पढ़ना पड़ता है कि प्रगतिशील कर, ये प्रगतिशील कर में क्या होता है कि जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ती है ना, उसी अनुपात में क्या होता है कि कर की दर भी बढ़ती है। ठीक है, अर्थात ये आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा लेकर के जाता है, ये प्रगतिशील कर होता है। प्रतिगामी कर क्या होता है कि जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ता है ना, उतनी तेजी से आपके कर की दर नहीं बढ़ती है, कर दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। अनुपातिक कर प्रणाली क्या होता है, तीसरा होता है अनुपातिक कर प्रणाली। ये क्या है, ये प्रगतिशील है, ये प्रतिगामी है, और तीसरा अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि समाज के सभी वर्गों पे समान रूप से टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, पार्ले जी का बिस्किट आप खरीदेंगे, सिनेमा हॉल में जब मूवी देखने जाएंगे तो उस पर जो टैक्स लगता है वो डजेंट मैटर कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, जितना अमीर टैक्स देगा उतना ही गरीब भी देगा। और भारत में कौन सी कर प्रणाली प्रचलित है, तो भारत में अधोगामी कर प्रणाली प्रचलित है। चौथा नंबर का कर प्रणाली कौन सा है, अधोगामी कर प्रणाली। अधोगामी कर प्रणाली में क्या होता है कि इसके अंतर्गत प्रारंभ में जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती है उसी अनुपात में, लेकिन एक बिंदु पे जाने के बाद आय बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन कर की दर उतनी तेज नहीं बढ़ पाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक आय का स्रोत कौन सा नहीं है। चलिए किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक आय का स्रोत नहीं है। तो भैया सरकार के आय का स्रोत कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी सब्सिडी अर्थात उपदान। जैसे आपको गैस पे सरकार सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी सरकार आपको क्यों देती है, सरकार रसोई गैस पे सब्सिडी क्यों देती है, सरकार इसलिए देती है क्योंकि ये सुविधाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि अगर जो ये सुविधाएं नहीं लोगों के तक पहुंचेगी तो सामाजिक कल्याण में कमी आएगी। तो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए ही सरकार सब्सिडी या उपादान देती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कर को कीमत में जोड़ दिया जाता है कब। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है ये, एक बार नहीं, अगर जो आप अलग अलग परीक्षाओं को उठाएंगे तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि कर कीमत में कब जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अमूल दूध की कंपनी है, अमूल दूध की कंपनी है, ठीक है, ये प्रति लीटर दूध 60 रुपये में मान लीजिए बेच रहा है। जो लोग अमूल का इस्तेमाल करते होंगे वो लोग मेरी बात को और ठीक तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन अब जो हमारी सरकार है उसने कह दिया कि हम आपके ऊपर टैक्स की दर और बढ़ाएंगे। ठीक है, सरकार ने कह दिया कि हम आपके ऊपर 6 रुपये कर और बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अमूल दूध जो कंपनी बनाती है या जो साहसी है उसको ये तो पता है कि शहरों में रहने वाले लोग जो है ना वो हमारे ऊपर एक तरीके से आश्रित हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि अमूल दूध सबसे बेहतर और सबसे प्योर होता है। तो ऐसी स्थिति में अमूल दूध के ऊपर अगर जो 6 रुपया एक्स्ट्रा कर लगा दिया जाता है, तो अब मान लीजिए कि अमूल दूध अगर जो अपने जेब से ये 6 रुपया देता है सरकार को तो इसको नुकसान होगा। फिर इसको क्या होगा कि इसको नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा कि पहले 60 रुपया का ये दूध बेचता था 1 लीटर, अब ये 6 रुपया और बढ़ा देगा। तो ऐसी स्थिति में अब वो क्या करेगा कि 66 रुपये का 1 लीटर दूध बेचेगा। ठीक है, 66 रुपये का 1 लीटर दूध बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्तर हो जाएगा सर, ऐसी स्थिति में जितने लोग भी पूर्तिया लोचदार की बात बोल रहे हैं, एक सेकेंड, कर को कीमत में जोड़ दिया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिए।
थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। मांग अत्यधिक बेलोचदार होना चाहिए, मतलब अगर जो उपभोक्ता अपने मांग में परिवर्तन नहीं करेगा तभी तो एक उत्पादक ऐसा कर सकता है। नहीं तो पता चले कि लोग अमूल छोड़ के किसी दूसरे के पास चले जाएं तो ये कहेगा कि नहीं भैया 6 रुपये हम अपनी जेब से भर लेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, राजकोषीय घाटा बराबर होता है। राजकोषीय घाटा बच्चों वाला प्रश्न है। राजकोषीय घाटा बच्चों वाला प्रश्न है, क्या उत्तर होगा? एक सेकेंड। कर को कीमत में जोड़ दिया जाता है। कर को कीमत में जोड़ दिया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कर को कीमत में जोड़ दिया जाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं ही, हाँ ठीक, हाँ ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही है। कर को कीमत में तभी तो जोड़ेंगे जब पूर्तिया लोचदार होगी। ठीक है, तो मांग अत्यधिक बेलोचदार होगी, बात तो ये भी सही है यार, बात ये भी सही है, ये तो दोनों बातें सही है ना। पूर्ति अगर जो पूर्तियाँ लोचदार है तो भी हो जाएगा, मतलब पूर्ति में अगर जो परिवर्तन किया जा सकता है तो भी तो हो सकता है। और मांग अगर जो अत्यधिक, मांग अत्यधिक शब्द दे दिया गया ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए इसका। मांग अगर जो बेलोचदार देता ना तब हो जाता, लेकिन मांग अत्यधिक बेलोचदार है, ये थोड़ा सा सेंस अलग क्रिएट कर रहा है। हाँ, पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल बात ठीक है, तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है, लेकिन अगर जो बशर्ते अत्यधिक शब्द का प्रयोग न करे तो। ठीक है, इस बात को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सही है, पूर्ति की बात हो रही है। हाँ, अत्यधिक शब्द दे दिया गया है इसलिए नहीं होगा, अगर जो केवल बेलोचदार दिया होता तब हो जाता। चलिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है, यही तो होता है ना। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के कुल आय और सरकार के कुल व्यय का अंतर देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। इतने सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं कि अगर जो आप इसे ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कहीं से भी कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे सभी बैच यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच देखने को मिलेंगे। सारे बैच अलग अलग हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच उपलब्ध है, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, बिहार में बीपीएससी 4.0 के लिए बैच उपलब्ध है, यूजीसी नेट में दिसंबर के लिए एडमिशन शुरू है, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश में सेट के लिए और टेट के लिए एडमिशन ओपन है, उत्तराखंड में लेक्चरर और उत्तराखंड में एलटी के लिए आपको नया बैच देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी अलग अलग बैच आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहें। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है। जहाँ पे भी गलती हो रही है उस गलती को सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, तो वो आपको दोबारा वो गलती नहीं दोहरानी है जो गलती आपने किया है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सकती है, हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको अलग से कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा।
किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन को परचेज करने के बाद आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को फिर एक दूसरे बैच में ऐड करना होता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल मिलते हैं एप्लीकेशन पे दोपहर में और शाम को, और यूट्यूब पे मिलते हैं शाम को 7 बजे से। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।